हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल टर्म और प्री बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पार्ट ए है उसमें आपसे एक एक नंबर के 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर चूज करना है। इन विच स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो कौन से स्टेट में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकली विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम एरिया वाइज जो है वो मेजर करें तो लार्जेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है? तो उसका नाम है रशिया। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड। पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो है मनसा, क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो है वो बहुत ही ज्यादा उगती है। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड नोन एज। तो जो इंग्लैंड की करेंसी है वो किस नाम से जानी जाती है? उसको इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कार्ड इज इशू टू द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है, ठीक है, जो नीचे रह रहे हैं उन लोगों को कौन से जो है वो मतलब कह सकते हो कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं? तो वो बीपीएल है, जिसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु वॉज अर्लियर नोन एज भाई लहना जी। यानी कि किन सिख गुरु को पहले भाई लहना जी नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, तो किन गुरु का नाम था? नाम गुरु अंगद देव जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन। नेपोलियन ने खुद को जो है वो फ्रांस का राजा कब जो है वो मतलब कि घोषित किया है, कब उसने क्राउन लिया था? 1804 में। ठीक है, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन। तो किन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को जो है वो उनका नेतृत्व किया था? तो बोल्शेविक ग्रुप का नेतृत्व करने वाले थे लेनिन। ठीक है, इन विच कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फर्स्ट। तो इनमें से कौन सी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट हैव द वीटो पावर। इनमें से कौन सी कंट्री है जिनके पास वीटो पावर जो है वो नहीं है? ठीक है, तो इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, बाकी यूएसए के पास भी है, फ्रांस के पास भी है और चाइना के पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनके चेयरमैन जो है वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर इज बैंड अंडर। चाइल्ड लेबर को किसके थ्रू जो है वो बैन किया गया है? तो चाइल्ड लेबर जो है वो एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण है बच्चों का। ठीक है, इस करके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। सबसे पहला फिलअप आपसे पूछा गया है, उसमें बोला गया है कि इन इंडिया डैश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज अडॉप्टेड। तो इंडिया में कौन किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है, यानी प्रशासन किस तरीके से होता है? पार्लियामेंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू होता है ना यहाँ पे काम। ठीक है, फिर बोला गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इज इन अमृतसर। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो अमृतसर में ही है, इस करके ये ट्रू है। ठीक है, अगला बोला गया है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है? तो बच्चे आपको पता ही है, ये कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदर ये आर है। ठीक है, सुंदरबंस डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, जो वर्ड सुनामी है, ठीक है, वो कहां से कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये जापानीज वर्ड है। ठीक है, जापानीज। नेक्स्ट है, पंजाब इज नोन एज फूड बास्केट ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? तो पंजाब को फूड बास्केट बोला जाता है, तो इस करके ये सही है। ठीक है, इंडिया स्टैंड्स एट डैश प्लेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलेशन की दृष्टि से इंडिया जो है वो कौन से नंबर पर आता है? तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच नेम वाज गिवन टू पंजाब इन वैदिक पीरियड। को वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? तो पंजाब को जो है सप्त सिंधु नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, सप्त सिंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुरु अडॉप्टेड टू स्वॉर्ड्स कॉल्ड मिरी एंड पिरी, कौन से गुरु ने ये जो दो तलवारें हैं मिरी और पिरी जो है उनको अडॉप्ट किया था? तो गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी, ठीक है। इसके बाद है रूसो रोड द बुक टाइटल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि जो रूसो है उन्होंने जो है वो बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो रूसो ने ही लिखी थी, इस करके ये ट्रू है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है सेक्युलरिज्म मींस पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो पर्सन है वो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए फ्री है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश प्रिपेयर्स वोटर्स लिस्ट इन इंडिया, इंडिया में वोटर लिस्ट जो है बनाने का काम है वो किनका है? वो है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। अगला जो आपसे स्टेटमेंट फिलअप दिया गया है वो है डैश मेक्स एन ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कौन जो है वो शपथ दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को? तो आंसर है द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो शपथ दिलवाते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं द प्रेसिडेंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50-50 वर्ड्स के हैं आपके, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है, तो टोटल 24 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चंस होंगे। तो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताना है। तो क्लाइमेट जो होता है बच्चों क्या होता है? द एवरेज स्टैटिक ऑफ वेदर, ठीक है, किसी एक जगह का जो है मतलब कि काफी टाइम से हम वेदर को नोट करते हैं, तो मतलब कि लगभग 30 ईयर्स का टाइम जो है वो दिया जाता है, तो हम किसी जगह का बता पाते हैं कि वहां का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, ठीक है। जैसे इंडिया का बोला जाता है कि इंडिया जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इट इज मेजर्ड बाय असेसिंग द वेरिएशन इन टेम्परेचर, कि वहां का टेम्परेचर जो है वो लगभग कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी कैसी है, एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर वो कैसा रहता है, विंड, पर्सिपिटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखकर जो है वहां का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किया जाता है। जबकि जो वेदर होता है वो टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, एयर प्रेशर, विंड कंडीशन, ये थोड़े टाइम बाद, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अभी अगर धूप निकल रही है, थोड़ी टाइम बाद अगर बारिश होने लगेगी तो वेदर बदला है, क्लाइमेट नहीं बदला, ठीक है। तो ये जो है वेदर जो होता है वो एक ही दिन में आपको अलग अलग तरीके का वेदर देखने को मिल सकता है, बट क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ठीक है, माइग्रेट होना। तो उसके कारण क्या क्या है कि सर्च फॉर बेटर एग्रीकल्चर लैंड, अच्छी खेतीबाड़ी की जमीन के तलाश में जो है वो चले जाते हैं, रोजगार की तलाश में लोग जो है वो जाते हैं, अच्छी अर्निंग की तलाश में जाते हैं, ठीक है। फोर्स्ड माइग्रेशन होता है जबरदस्ती, जैसे कहीं किसी कंट्री में अगर युद्ध वगैरह हो जाए या मतलब कि वहां पे मारकाट जो है वो शुरू हो जाए, तो ऐसे क्या करते हैं लोग जो होते हैं फिर वो दूसरी कंट्री में जहां पर उनको सुरक्षित लगता है उधर चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है। फिर होता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कि मैरिज के बेसिस पर माइग्रेशन हो जाता है, जैसे अगर कोई जो पर्सन है वो किसी और स्टेट में रह रहा है, उसकी मैरिज किसी और स्टेट में हो जाती है, तो उस पर्सन का माइग्रेशन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी के 3 मेन कारण जो है वो क्या है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा लो है, ठीक है। तो इंडिया वॉज द अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 100 ईयर्स, 100 मतलब लगभग 100 सालों या इससे भी ज्यादा के टाइम के लिए हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो लेस जॉब अपॉर्चुनिटी है, लो ग्रोथ रेट है इनकम का, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर, अब यहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो लोगों को रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये गरीबी का कारण है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? गरीबी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस बताना है। तो इकोनॉमिक जो पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो इसके अंदर वो सभी काम आएंगे जिससे कि पैसा जो है वो अर्न किया जा सके, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है इसमें इनकम बदले में नहीं आती।
ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। और जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो कोई भी जो है वो ऐड जो है वो वैल्यू नहीं करेगा नेशनल इनकम में। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है उसमें जो सामान है या सर्विसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है इसमें कोई सामान या सर्विस जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। आपके पास एक शॉप है, आप शॉप से अर्निंग कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। वहीं पर अगर मदर जो है वो घर में अपने बच्चों की टेक केयर कर रही है, या मदर जो है वो डॉक्टर है, ठीक है, और घर में ही अपने बच्चों का इलाज कर देती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिना जाएगा। जबकि अगर वही डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में अगर मतलब कि पेशेंट को देख रहा है तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उनसे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? The food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shop. तो जो FCI है वो जो भी फूड जो है वो मतलब कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे अपने पास मंगवा लेती है और उसे जो गरीब सोसाइटी है उनमें बांटने का काम करते हैं, ठीक है, राशन शॉप के थ्रू। इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS कहा जाता है। जो राशन शॉप होते हैं वो लोकल हो सकते हैं, विलेजेस में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टाउन और सिटीज में हो सकते हैं। और राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमतें जो होती है वो इस तरीके की होती है कि गरीब से गरीब पर्सन जो है वो अफोर्ड कर सके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी मार्टिरडम, यानी कि श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत का तात्कालिक कारण क्या था। तो बच्चों, गुरु अर्जन देव जी की शहादत मई 1606 ईस्वी में हुई थी, और इस शहादत का प्रमुख कारण जहांगीर की कट्टरपंथी धार्मिक नीति थी। वह सिख धर्म की बढ़ती लोकप्रियता पर अंकुश लगाना चाहता था। गुरुजी ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया, इसे राजनीतिक अपराध माना गया। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जी द्वारा श्री आदि ग्रंथ साहिब जी के संकलन ने जहांगीर के संदेह को और बढ़ा दिया। गुरुजी के विरोधियों ने जहांगीर को बताया कि श्री आदि ग्रंथ साहिब में इस्लाम के खिलाफ बहुत लिखा है। अतः जहांगीर ने गुरुजी को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने गुरुजी को पैगंबर मोहम्मद पर कुछ लिखने का आदेश दिया, लेकिन गुरुजी ने उनके आदेश को अस्वीकार कर दिया। अतः जहांगीर ने गुरु साहिब को यातना देकर मृत्युदंड देने का आदेश जारी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ रिपब्लिक कंट्री। इनमें से रिपब्लिक कंट्री मतलब कि क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों, इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कंट्री है, ठीक है, उनके जो कह सकते हो कि जो हेड होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ हेरिडिटरी सिस्टम इन इट। उसमें कोई हेरिडिटरी यानी कि वंशज प्रथा जो कह सकते हो, ठीक है, कि बाप के बाद जो उसका बेटा जो है वो प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो रिपब्लिक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, और इस तरीके से कि उनके बेटे जो है वो अगले प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरीके से इलेक्ट यानी कि चुने जाते हैं। After the election of the Lok Sabha, the leader of the party having majority in the Lok Sabha is appointed as a prime minister by the president. P कैपिटल कर देना बच्चों। तो प्रेसिडेंट मतलब इलेक्शन के बाद जो लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला होता है, तो उस पार्टी के जो मतलब लीडर होते हैं उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलवाता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्हें चुना जाता है। बीइंग लीडर ऑफ मेजोरिटी, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। क्योंकि मेजोरिटी पार्टी के लीडर है ये, तो ये लोकसभा के भी लीडर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो 100 वर्ड्स में आंसर करना है। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाउ नेचुरल वेजिटेशन इज द लंग्स ऑफ अ सोसाइटी। जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस तरीके से समाज का लंग्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो 8 पॉइंट सफिशिएंट है इसके लिए। नेचुरल वेजिटेशन इज द लंग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट हेल्प अस इन मेनी वेज। तो ये हमें काफी तरीके से मदद करता है। जो इनसे हमें ब्लेसिंग्स यानी वरदान मिलते हैं वो है कि जो फॉरेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि कंज्यूम कर लेता है, खत्म करता है, और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करने का काम करता है, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है।
इसी तरीके से जो फॉरेस्ट है वो एनिमल्स को गिव देम हैबिटेट एंड फूड, जानवरों को खाना और जो है वो रहने की जगह देता है। फॉरेस्ट जो है वो सनशाइन को कंट्रोल करता है, साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, और जो विंड की स्पीड होती है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फॉरेस्ट इंप्रूव द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड एक्वीफायर, तो पानी को जो जमीन के नीचे जो पानी है, ठीक है, उसका लेवल जो है वो मेंटेन करके रखता है। Forests provide us many medicinal plants and provide us valuable medicines for research purpose by our scientists. तो कह सकते हो मेडिसिन जो है वो भी देता है, क्योंकि जंगलों में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनसे मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सॉइल इरोजन जो है वो ना हो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और आप लोग लिख देना कि ये बारिश लाने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उनके मेजर टाइप्स जो है वो बताने हैं। बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसमें जो मतलब कि जो पैसा है, ठीक है, अब सामान भी खरीदोगे तो पैसा का ट्रांसफर होगा ना, तो कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बनाया जा रहा है, अब बनाकर सामान एक्सचेंज किया जा रहा है, एक्सचेंज भी किसमें होगा? वेल्थ में होगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसे, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो चार है, चारों स्टेप हमने कर लिया। सबसे पहला कंजम्पशन है। कंजम्पशन जो है वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कंजम्पशन इज द डायरेक्ट एंड द फाइनल यूज ऑफ गुड्स, तो कंजम्पशन जो है वो डायरेक्ट सीधे तौर पर है ना, और जो सामान है उसका फाइनल यूज है, उसके बाद उसको यूज नहीं किया जाएगा। इन सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो उसको कंज्यूम करना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी और इंक्रीज इन यूटिलिटी, तो किसी चीज की उपयोगिता को बढ़ा देना, उसको प्रोडक्शन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जो कनक है उससे अगर हम आटा बना देते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमने बढ़ा दी, तो वो प्रोडक्शन है। एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द विद द सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज, इसमें जो सामान है, ठीक है, उनका सेल और परचेज होता है, तो वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है वो किससे, वो प्राइसेस से डिटर्मिनेट है, ठीक है, यानी कि उससे निश्चित किया जाता है ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की किसी सामान को बनाने में कितनी लागत लगी है हमारे, उससे जो है वो प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद जो उस कीमत को देने को तैयार है हमें उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो किस वजह से हुआ, उसकी परिस्थितियां जो है वो हमने बतानी है। तो बच्चों फ्रांस की क्रांति जो है वो विश्व के इतिहास की एक महान घटना थी, और इसने इतिहास पर जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव डाला। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो दिया गया है वो है कि द फ्रेंच गवर्नमेंट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग 1780s वाज फेसिंग द टास्क ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन टू ईज द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इट फेस्ड। This lead to the resentment among the people and paved way for French Revolution। यानी कि फ्रांसीसी सरकार जो है वो 1780 के दशक के दौरान जो है वो वित्तीय संकट के बोझ को कम करने के लिए जो बढ़े हुए जो कर थे, यानी कि टैक्स था, उसके कार्य का सामना जो है वो कर रही थी, बढ़े हुए टैक्स को जो है वो फेस कर रही थी, ठीक है, और इससे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति जो है वो उसका जो है वो मार्ग जो है वो मतलब कि बन रहा था, ठीक है। देयर वाज अ हेरिडिटरी मोनार्की इन फ्रांस एंड द किंग हेल्ड हिमसेल्फ टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो फ्रांस में एक वंशानुगत राजतंत्र था, ठीक है, जो वंश यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के बेटे का बेटा फिर उसका बेटा जो है वो इस तरीके से जो है वो फील्ड चलती रहती है, ठीक है, कि वो ही जो है वो राजा बनेगा। तो यहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्की चल रही थी, यानी कि राजतंत्र चल रहा था, और राजा ने खुद को पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो सबको बताया था कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, अपकीप ऑफ द मैग्निफिसेंट प्लेसेस ऑफ पैलेसेस ऑफ वर्सेस, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस हैड ड्रेन्ड द वेल्थ ऑफ फ्रांस। तो युद्धों के जो लंबे वर्ष थे, मतलब काफी टाइम तक युद्ध चलता रहा, एक सेना को बनाए रखने के लिए, वर्साई के जो शानदार महल के रखरखाव करने के लिए, सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए जो है वो काफी ज्यादा पैसा जो है इन लोगों को खर्च करना पड़ रहा था। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी, हायर क्लर्गी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। ज्यादातर जो टैक्सेस है वो थर्ड क्लास के लोग जो है वो पे कर रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस वाज प्राइमरी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो फ्रांस की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के बेस पर थी और जो किसान थे पीजेंट्स ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, और वो जो है वो कर का बोझ जो है वो सह रहे थे। द पीजेंट हैड टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस तिथे एंड टेले, तो उन्हें ये दोनों टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। द एजुकेटेड पीपल वर अवेयर ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो पढ़े लिखे लोग थे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते थे। एंड द एनलाइटमेंट मूवमेंट इन यूरोप, और जो यूरोप में जो कह सकते हो कि जो क्रांति आई थी, ठीक है, उसके बारे में जो है वो ये अच्छी तरीके से जानते थे। Next, the intellectual of Francis like Voltaire, Rousseau, Montesquieu highlighted the excesses of the government and other privileged classes and aroused people's feeling against the prevailing inequality. तो फ्रांस के जो बुद्धिजीवी लोग थे जैसे कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ठीक है, इन्होंने सरकार और अन्य जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की जो मतलब जातियां थी, ठीक है, उनके ऊपर जो मतलब उनको जबरदस्ती जो काम करवाया जाता उनको उजागर किया और प्रचलित असमानताओं के खिलाफ लोगों की भावनाओं को जो है वो जगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस जो है उसके बारे में आपने बताना है। सबसे पहला पॉइंट है डीमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका सीमांकन करना। ठीक है, उनको जो है वो इक्वल जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देना, और ये काम जो है वो प्लानिंग कमीशन करता है। उसके बाद जो है वो इलेक्शन की डेट जो है वो डिसाइड की जाती है, नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरा जाता है। इसमें द कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट आर गिवन 8 days टू फिल देयर नॉमिनेशन फॉर्म। तो जो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहता है उनको 8 दिन का टाइम दिया जाता है। और जो ये नॉमिनेशन फॉर्म है इनकी जांच जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। फिर विड्रॉल यानी कि नाम वापसी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मतलब कि आपको टाइम दिया जाता है आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द नॉमिनेशन फॉर्म द कैंडिडेट कैन विदड्रॉ देयर नेम विद इन 2 days। तो 2 दिनों के अंदर वो अपना नाम अगर निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। आफ्टर दिस द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड एंड इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड। उसके बाद कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है, उन लोगों को इलेक्शन सिंबल मिल जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। तो आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन लेस देन 20 days फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। तो 20 से कम दिन का टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने कैंपेनिंग कर सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट। तो इस टाइम पे जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो उन्होंने जिस भी कैंडिडेट को खड़ा किया है उनके फेवर में जो है वो मतलब कि कैंपेनिंग करती है। दे प्रेजेंट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो बिफोर द पब्लिक टू अट्रैक्ट एंड इम्प्रेस देम। तो वो मैनिफेस्टो जो है वो देती है, ठीक है, जिससे कि जो मतलब कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्लोजर ऑफ कैनवसिंग, प्रचार बंद करना। बिफोर 48 आवर्स ऑफ वोटिंग पब्लिसिटी इज क्लोज। तो 48 आवर्स से पहले, ठीक है, यानी कि मतदान के 48 घंटे से पहले प्रचार जो है वो बंद कर दिया जाता है। पोलिंग ऑफ वोट्स, तो अब जो है वो मतों का मतदान यानी कि वोट जो है वो डाला जाता है। पोलिंग शेड्यूल जो है वो भी इलेक्शन कमीशन जो है वो फिक्स करता है। ठीक है, इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है कि वोटों की गिनती होती है और फिर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में सारे आंसर्स होंगे, उसको ध्यान से पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स बिहाइंड इनेक्टिंग द फॉरेस्ट लॉ। तो क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का, जो वो इन्होंने जो कानून जो है वन कानून जो है वो लेकर आए थे। तो फॉरेस्ट लॉ वर प्राइमरली एम्ड टू प्रिवेंट द लोकल पीपल एंड ट्रेडर्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। तो वन कानूनों का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो ये था कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं और जो व्यापारी हैं, ठीक है, उनको वनों की कटाई से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड लॉर्ड डलहौजी मेड रूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। लॉर्ड डलहौजी ने वनों की सुरक्षा का नियम कब बनाया, तो उन्होंने 1855 ईस्वी में बनाया था ये कानून। Which country did the Director General of Forest belong to? तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे जर्मनी से। Who is considered as the founder of scientific forestry in India? यानी कि भारत में वैज्ञानिक वानिकी का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो डाइट्रिक ब्रांडस को माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैप पॉइंटिंग। इसमें आपको पंजाब और इंडिया दो मैप का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 4-4 नंबर के जो है वो दोनों हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंडिया का मैप जो है वो फिल करते हैं। तो इंडिया के मैप में इन्होंने हमें बोला है कि हमें जो है वो लॉन्गिट्यूड बताना है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड बच्चों 82 डिग्री
30 ईस्ट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो 82 डिग्री 30, ठीक है, ईस्ट पे होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं, यहाँ से जो है वो आप इसका मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने किया तो इस तरीके से कुछ नेपाल को टच करती हुई जो है वो जाएगी ये, ठीक है, लगभग यहाँ पर बनेगा ये, और इस तरीके से ये जो लाइन है ये हमारी जाएगी, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा लॉन्गिट्यूड, या इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है वो बच्चों, ये जो इस साइड का एरिया है ना, गुजरात के पास का, इधर ये महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है। प्रॉपर जो है वो नहीं बताया है, ठीक है, लोकेशन जो है, बट ये महाराष्ट्र इधर है। नेक्स्ट जो है वो है अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन जो है वो राजस्थान पे पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान के कुछ इस साइड जो है वो अरावली माउंटेन जो है वो आपका पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका अरावली। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पर होता है। ये देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की होती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमें पंजाब का मैप जो है वो बोला गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें सतलुज बताना है। तो जो बच्चों ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो ये रिवर है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारा सतलुज है। इसके बाद इन्होंने हमसे जो है वो ब्यास रिवर भी पूछा है। तो सतलुज से ही ये जो लाइन टच होके जा रही है, ये है हमारा ब्यास, ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ पूछा है। तो चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये है हमारा चंडीगढ़। और लास्ट में इन्होंने हमसे मालवा रीजन पूछा है। तो मालवा रीजन जो सतलुज के नीचे जितना भी एरिया पड़ता है, ये सारा हमारा, तो सतलुज के जो नीचे का रिवर है, मतलब कि सॉरी रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं मालवा रीजन, ठीक है। इसी तरीके से जो ब्यास रिवर है और जो सतलुज रिवर है, इसके बीच का जो एरिया है वो है द्वाबा, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग द्वाबा, ठीक है। और ये ब्यास रिवर से जो ऊपर का रीजन है उसे हम लोग कहते हैं माझा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।